जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम की कक्षा में आपका स्वागत है। आप लोगों का इतना स्नेह और प्रेम मिला कि मुझे जो है स्लाइड के रूप में वीडियो बनाने का मौका मिला। आइए चलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है हिंदी वर्णमाला। इस लेसन से, इस अध्याय से सभी परीक्षाओं में जो है 5 नंबर के कम से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ से। नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्लाइड पे आप लोगों को दिख रही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। ध्वनि बेटा, जब हम जो है किसी चीज़ को बोलते हैं तो ध्वनि होती है, जब हम उसको किसी लिपि में लिखते हैं तो वर्ण होती है। हिंदी सामान्यतः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पूरी तरह से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो पहला प्रश्न आपको बेटा याद हो चुका होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है, बार बार पूछा जाता है। दूसरा, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे वर्णमाला। वर्णमाला में बेटा सबसे पहले स्वर आते हैं, स्वर के बाद व्यंजन आते हैं। व्यंजन में भी कई वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो आगे की कक्षा में आपको, आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा। तीसरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि स्वर किसे कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्वर हिंदी में 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में 11 स्वर हैं। आप लोग इसको जान लीजिए। अ, आ छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में यही 11 स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। पांचवा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अंग और अह को योगवाह कहते हैं क्योंकि इनकी गणना न तो स्वर में होती है न ही व्यंजन में होती है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह जिसको किसी में जोड़ा न जा सके, अर्थात इनकी गणना न तो स्वर में होती है न ही व्यंजन में होती है। तो बेटा यह जो है 5वां प्रश्न था। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे और वहाँ पे कुछ प्रश्न आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। 6वां प्रश्न है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की डिफिनीशन अगर आपसे पूछी जाएगी तो आपको बताना है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 7वां प्रश्न, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। यह छोटा ही प्रश्न है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी लोगों के मन मस्तिष्क में नहीं आ पाता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। स्वरों की संख्या 11 होती है तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजनों की संख्या जो है 33 होती है, जिसमें स्पर्श व्यंजन क से म तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं 25, 4, 29, और उस व्यंजन होते हैं स, स, ह 29, 4, 33। यह बहुत महत्वपूर्ण है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संयुक्त व्यंजनों को हम व्यंजन में नहीं लेते हैं। तो बेटा आप लोगों को ये मालूम हो चुका होगा कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। स्वरों के प्रकार बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर होता है
जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, और तीसरा जो है प्लुत स्वर होता है जिसमें जो है 3 मात्रा का समय लगता है, 2 या 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। तो सबसे पहले हम आते हैं ह्रस्व स्वर की तरफ। ह्रस्व स्वर जैसा कि लिखा गया है आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर भी बेटा आपसे पूछा जाएगा तो आप इन्हीं चारों को एग्जाम्पल में लेंगे। अ, ई, उ, री। तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि अ, ई, उ, री जो है ह्रस्व स्वर हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है ह्रस्व स्वर। एक मात्रा का समय या उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं दीर्घ स्वर। बहुत इम्पॉर्टेंट है दीर्घ, जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर को हम संयुक्त स्वर भी इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है तो इन्हें दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। और वे होते हैं बेटा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। आ, अ से मिलकर बना होता है। बड़ी ई जो है ई से मिलकर बना होता है। बड़ा ऊ से मिलकर बना होता है। ए, अ और ई से मिलकर बना होता है। आए, अ और ए से मिलकर बना होता है। ओ, और ओ से मिलकर बना होता है। औ, अ और ओ से मिलकर बना होता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर हिंदी में तो हमारे नहीं होते हैं, संस्कृत में होते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों से अधिक यानी 3 मात्रा का समय लगता है उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है। राम, ओम, सुनीता। तो आप ही बताइए सुनीता। तो यह जो है जब हम किसी को बुलाते हैं, बुलाने में इन प्लुत स्वरों का प्रयोग लगता है, और यह हिंदी में नहीं आपको संस्कृत में ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। अब बेटा व्यंजन के प्रकार बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हमने जो है मझोला कोष्ठक में व्यंजन के 3 प्रकार बताएं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। यहीं से व्यंजन 33 हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन तो 2 व्यंजनों के संयुक्त होने से बनते हैं, इस नाते संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र हैं, जिसको आगे की कक्षा में आपको बताया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा व्यंजन के प्रकार के बारे में अगली कक्षा में। अब आते हैं बेटा टेस्ट 10 प्रश्न हैं। आप लोगों का पहला प्रश्न आपके स्लाइड पे दिख रहा है, कौन सा ट वर्ग में नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट वर्ग, ट वर्ग का मुख्यतः उच्चारण कहाँ से होता है भैया? आप कहेंगे मूर्धा से होता है। तो ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ, अड़। आप ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें कौन सा पहले का सी वाला सही है? यदि आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ है, ध नहीं होता है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है? मैं आपको बताया हूँ, आप लोग ठीक कर चुके होंगे, लिख भी चुके होंगे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन ए, अ और ई से, आए, अ और ए से, ओ, अ और ऊ से, आओ और ओ से मिलकर बनता है। इस नाते संयुक्त स्वर वाले में डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो बेटा यहाँ पे ल व्यंजन पार्श्विक है, जो आगे की कक्षा में, वर्णमाला की आगे की कक्षा में आपको बता दिया जाएगा। यदि आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब बेटा अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। वर्णों के उस समूह की जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है? वर्णों के उस समूह को, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे बेटा जो है हम निश्चित अर्थ निकले तो उसे हम शब्द कहते हैं, क्योंकि सार्थक अर्थ को बताने वाले वर्ण समूह को ही हम शब्द कहते हैं। अब बेटा अगला प्रश्न है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अंग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो भैया यंगमणनम
अंग, य, ड़, न, म का उच्चारण जो है नासिका से होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पांचवा का जो है क्या हो जाएगा, नासिक के हो जाएगा। बेटा आपको याद भी हो चुका होगा, ट वर्ग में कौन नहीं है, ध नहीं है। ध ट वर्ग में नहीं बल्कि किस वर्ग में है, जो है ध जो है त वर्ग में है। त जो है दंतव्य व्यंजन है। संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ को कहा जाता है। ल पार्श्विक है। वर्णों के उस समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको जो है वर्ण समूह नहीं बेटा, उसको शब्द कहा जाता है जिसका निश्चित अर्थ निकलता है। यहाँ बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ेंगे। अंग का उच्चारण स्थान बेटा अंग को अंगक ही पढ़िएगा। नासिक के होता है अंग, इया, ड़, न, म। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ जो आपके स्लाइड पे आपका इंतज़ार कर रहा है। संकर किसे कहते हैं? सारे ऑप्शन बेटा आप देख रहे हैं और उस स्थिति में कौन सा ऑप्शन सही होगा आप देख लीजिए। भैया ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। जबकि डी वाला दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी देशज शब्द है, दो भाषा के शब्दों से मिलकर। टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर जो है टिकट घर भी संकर शब्द है और घर हिंदी शब्द है। अब अगला प्रश्न बेटा देखते हैं। सातवां प्रश्न आपके स्लाइड पे दिखा रहा है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे बेटा संयुक्त स्वर कहते हैं। मैंने आपसे बताया कि आ का उच्चारण अ और अ से मिलकर बनता है, लेकिन जो है ए का, आय का, ओ का, औ का, ए, आय, ओ, औ, इनको जो है संयुक्त स्वर कहा जाता है बेटा। बड़ा इम्पॉर्टेंट है संयुक्त स्वर। किस शब्द में री स्वर नहीं है आप ही बताइए। कृपा का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो री आएगा। कृष्ण में भी री है, दृष्टि में भी री है, लेकिन रिवाज में बेटा वो री नहीं है। री रिवाज में नहीं है, वहाँ र पे छोटी की मात्रा है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नौवां प्रश्न, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? बड़ा इम्पॉर्टेंट है। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। अनुस्वार, अनुस्वार जो है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ जो है अनुस्वार कही जाती हैं। अनुस्वार बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हिंदी भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं? हिंदी भाषा में स्वर के बेटा हिंदी भाषा में स्वर के दो भेद होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। हिंदी भाषा में प्लुत स्वर नहीं होते हैं बेटा। इस नाते यहाँ तमाम प्रश्न कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर के कितने भेद होते हैं तो आप ट्रिक करेंगे 2 पे। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद ही अनुस्वार आता है। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ को अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? रिवाज में री स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर बेटा दीर्घ स्वर में जो है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है, लेकिन संयुक्त स्वर मुख्यतः 4 ही होते हैं बेटा, मुख्यतः 4 होते हैं और वो होते हैं ए, आय, ओ, औ। बड़ा इम्पॉर्टेंट वो प्रश्न है संयुक्त स्वर। संकर शब्द किसे कहते हैं? 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। तो बेटा इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे नोट्स में और 10 ही प्रश्नों का जो है आपका लगभग जो है टेस्ट होगा, जिसके तहत आपकी हिंदी